गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। तो हमारी रिवीजन सीरीज चल रही थी बच्चे लोगों, फास्ट ट्रैक रिवीजन पे हम लोग बात कर रहे थे और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अब तक हम लोग 6 चैप्टर्स पर बात कर चुके हैं, जहां हम लोगों ने बात कर लिया ऑफर और एक्सेप्टेंस किस तरह से होगा, कंसिडरेशन किस तरीके से होने वाला है, पार्टीज का फ्री कंसेंट क्या होता है, कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज होती है, कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो स्पेशली वॉइड डिक्लेयर हैं, वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, इन सब पर हमारी बात हो गई है। और अब हम लोग पहुंच गए हैं बिल्कुल अपने नेक्स्ट लेवल के ऊपर, यानी जहां हम लोग ये बात करने वाले हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से परफॉर्म होता है। बच्चे लोगों, फिर से आप लोगों को मैं बता देता हूं कि ये हमारी फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों ने एक बार अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है बराबर से, और एक बार कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप मेरे साथ यहाँ पे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन करने के लिए, ताकि सारे पॉइंट्स आप लोगों को फटाफट से वापस से हो जाए रिकॉल। तो जैसा आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था कि हाँ भाई, एग्जाम्स सभी हमारे आगे बढ़ चुके हैं, तो इसको हम लोग बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी की तरह से लेने वाले हैं और जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हैं उतनी ज्यादा मेहनत करेंगे बच्चे लोगों। फास्ट ट्रैक के साथ साथ आपको जल्दी ही मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला हूं, काम स्टार्ट हो चुका है उसके ऊपर कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को और ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कर दिए जाए, ताकि हम लोग जितनी बेटर तैयारी कर सकते हैं उतनी तैयारी कर लें। अभी तक सिर्फ हमारी पास होने की तैयारी थी, तो पास से हम थोड़ा सा और आगे पहुंच जाए, ज्यादा अच्छे मार्क्स की तरफ पहुंच जाए, और अगर अच्छे मार्क्स की तैयारी थी तो एकदम रैंक तक पहुंचने की तैयारी अब हम लोगों को कर लेनी चाहिए बराबर से। तो फास्ट ट्रैक रिवीजन स्टार्ट करते हैं बच्चे लोगों, फटाफट रिवीजन में परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले सेक्शन 38 आपका 37 आपके सामने आता है, जो कहता है कि सर दो तरह का परफॉर्मेंस होता है। अगर आपने व्हेन पार्टीज परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस, अगर पार्टीज अपना अपना काम पूरा कर देती हैं, अपना अपना परफॉर्मेंस कर देती हैं, तो वो कहलाएगा हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस बराबर से। आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने आपको गुड्स दे दिया, आपने मुझे पैसा पे कर दिया, हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो गया, इट्स कॉल्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस। और एक चीज आप लोगों ने बच्चों पढ़ी है जिसको अटेम्प्ट परफॉर्मेंस बोलते हैं, टेंडर बोलते हैं, ऑफर फॉर परफॉर्मेंस बोलते हैं, जहां एक पार्टी दूसरी पार्टी को परफॉर्मेंस के लिए ऑफर करती है। जी हाँ, स्टार्टिंग वाला ऑफर नहीं, व्हेन ए पार्टी ऑफर परफॉर्मेंस। सपोज करिए मैंने आपको ऑफर किया था कि आई वांट टू सेल माय मोबाइल, विल यू बाय, और आपने हाँ कर दिया। हमने कोई एक डेट फिक्स कर लिया, उस डे पर उस डेट को मैंने आपको वापस से ऑफर किया कि आई एम रेडी टू परफॉर्म, विल यू रेडी। इस चीज को हम लोग बोलते हैं बच्चों अटेम्प्ट परफॉर्मेंस, यानी परफॉर्मेंस करने की कोशिश करना, परफॉर्मेंस करने का ऑफर करना, सामने वाले को बोलना कि भाई आइए वो वक्त आ गया है जब हम परफॉर्म कर लेते हैं बराबर। सर इसका इफेक्ट क्या होगा बच्चों, अगर मेरे अटेम्प्ट परफॉर्मेंस को सामने वाली पार्टी ने वहां पे मान लिया कि ओके भाई चलिए आइए परफॉर्मेंस करने को हम तैयार हैं, तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे बच्चों सीधा सीधा सा कि ये हमारा, अगर सामने वाली पार्टी उस दिन एग्री हो गई कि चलिए परफॉर्म कर लेते हैं, एग्री तो पहले से हो चुकी है, लेकिन उस दिन पे वापस से तैयार हो गई, तो ये हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर यहां आकर के सामने वाली पार्टी परफॉर्मेंस के लिए बच्चों सीधा सीधा सा है डिसएग्री कर जाती है, तो फिर ये कहलाएगा इट इज अ मैटर ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो बराबर। तो यहीं से दोनों चीजें निकलेंगी, या तो एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा या ये मैटर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचेगा। ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी आगे बढ़ लेते हैं। जो अपन बात कर रहे थे, ये कंसेप्ट जो अभी मैं आपको बता रहा था, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर और परफॉर्मेंस बाय द प्रोमिसी बराबर। अब बच्चों जरूरी नहीं है कि यहाँ प्रोमिसर प्रोमिसी की बात हो, आपको अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप सीधा सीधा सा यहाँ पे ले सकते हो वन पार्टी एंड अनदर पार्टी बराबर। द प्रोमिसर इज डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी। बच्चों समझना, हेडिंग है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर। इट मींस अभी अभी मैंने आपको कहा कि जैसे ही एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को परफॉर्मेंस के डे पे बोला कि आइए परफॉर्म करते हैं, और सामने वाली पार्टी ने मना कर दिया, तो प्रोमिसर यानी कि जिस पार्टी ने ऑफर किया था कि मतलब वो पार्टी तो रेडी है नाउ, अभी वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगी बराबर। और ये जो पार्टी है जो बेचारी परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार थी, ये ब्रीच के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी बच्चों। आपको मैंने फोन लगा दिया था कि आइए परफॉर्म कर लेते हैं बराबर, आपकी तरफ से मना हुआ, तो नाउ मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं हूं। ये जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके लिए मैं बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, आप रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए
बराबर। सर ये दोनों सेक्शन तो एक जैसे लग रहे हैं 38 और 39, क्योंकि यहाँ पे भी यही बोला है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस। सर ऊपर वाले में भी यही है, जो यहाँ पे टेंडर के लिए मना किया, तो सर इसमें क्या है आइए पढ़ते हैं। When a party to a contract has refused to perform or has disabled himself from performing his entire promise, then other party terminate the contract। बच्चों यहाँ पे मेनली अगर आप देखें तो प्रॉमिसर रेडी था, लेकिन प्रॉमिस ही ने सामने वाली पार्टी ने मना कर दिया। यहाँ इस वाले में प्रॉमिसर खुद ही परफॉर्म करने से मना कर देता है। ऑफर की बात तो छोड़िए, यानी मैंने बिल्कुल अपने आप को डिसेबल कर दिया या रिफ्यूज कर दिया कि मैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने वाला नहीं हूं। ऐसे में अदर पार्टी जो भी होगी बच्चों, उसके पास में क्या राइट आएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे। बराबर से। अच्छा अगर दोनों सेक्शन को क्लब कर दूं बच्चों, तो एकदम सिंपल समझो कि अगर दो पार्टीज है, एक मैं हूं एक आप है, हमारे पीछे कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, एक परफॉर्मेंस की हमारी डेट फाइनलाइज हो गई है। परफॉर्मेंस की डेट को मैंने आपको फोन लगाया कि आइए परफॉर्म कर लेते हैं, आपने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, आपने मना किया कि हमको परफॉर्मेंस नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सेक्शन कहता है कि दो बातें सुनना बच्चों। ये 38 कहता है कि जो पर्सन रेडी था परफॉर्मेंस के लिए, यानी कि मैं मान लीजिए प्रॉमिसर, उस केस में मैं अपनी लाइबिलिटी से तो हो जाऊंगा फ्री। बराबर, यानी अब ये जो ब्रीच हुआ उसके लिए आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, उल्टा आप रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, मैं क्या करने वाला हूं, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को करूंगा टर्मिनेट और आपके अगेंस्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए डैमेजेस का सूट फाइल करने वाला हूं। तो दोनों सेक्शन को साथ में, दोनों सेक्शन एक साथ में अटैच करके पढ़ोगे। 38 में क्या होगा, 38 में बच्चों मैं अपनी लाइबिलिटी से फ्री हो गया, और 39 में मैं आप पर सूट फाइल करूंगा बिकॉज आपने मना कर दिया परफॉर्मेंस से। ये अपने को ध्यान में रखना है, टर्मिनेट करूंगा कॉन्ट्रैक्ट को और आपके अगेंस्ट में मैं एग्री पार्टी की कैटेगरी में आ जाऊंगा। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। अब बहुत सिंपल सा पॉइंट आता है कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा कौन। सर कॉन्ट्रैक्ट को कौन परफॉर्म करने वाला है, हमने सबसे पहले कहा हमेशा प्रॉमिसर ही परफॉर्म करता है ना। यानी कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी परफॉर्म करेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग खास करके अगर पर्सनल स्किल वाला कॉन्ट्रैक्ट के बच्चे लोग हो, तो उसको पूरा करने का काम प्रॉमिसर ही करेगा। जैसे अगर कोई पेंटिंग करनी है, कोई मैरिज वैरिज का है कॉन्ट्रैक्ट, तो प्रॉमिसर खुद ही करेगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी खुद ही परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर कोई चीज जो इम्पर्सनल नेचर की है, खाली गुड्स सप्लाई करना है, गुड्स देना है, सामान देना है और कुछ अगर करना है, तो वो एजेंट भी परफॉर्म कर सकता है। आप लोग पढ़ के आए हो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, अब तो आपने सबने पढ़ लिया, तो एजेंट भी परफॉर्म करेगा। बाय चांस प्रॉमिसर की डेथ हो गई और ये भी अगर इम्पर्सनल नेचर का है बच्चों, नॉन पर्सनल नेचर का है, तो वहां पे लीगल हेयर भी परफॉर्म कर सकता है। बराबर, लीगल हेयर परफॉर्म कर देगा। तो एक हाउस सेल करना था, कोई गुड्स सेल करने थे, अगर मान लीजिए प्रॉमिसर की डेथ हो गई, तो उसका लीगल हेयर उसकी जगह पे डीलिंग कर सकता है। बस इम्पर्सनल नेचर का होना चाहिए बच्चों। डॉक्टर की डेथ हो गई तो उसका लीगल हेयर ऑपरेशन करने वाला नहीं है। टेंडर की डेथ हो गई है, सिंगर की डेथ हो गई है, तो उसका लीगल हेयर उसकी जगह परफॉर्म करने वाला नहीं है। इवन बच्चों थर्ड पर्सन भी परफॉर्म कर सकता है, लेकिन ये भी होना चाहिए इम्पर्सनल नेचर का। बराबर। अच्छा थर्ड पार्टी परफॉर्म करे, अपना वो वाला एग्जाम्पल है, मैंने आपसे 10,000 रुपीज लिया है जो मुझे वापस करना है, मेरी जगह पे मेरा फ्रेंड आपको 10,000 दे देता है और आप अगर एक्सेप्ट कर लेते हो, तो मेरी तरफ से परफॉर्मेंस हो गई। अभी आप मुझसे वो वापस पैसा डिमांड नहीं करोगे। वंस द प्रॉमिसी एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, आपको मेरे फ्रेंड ने आकर के बोला कि भाई जयेश भंडारी की तरफ से मैं आपको पैसे दे रहा हूं, और आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया, बाद में आप जाके इस चीज के लिए मना नहीं कर सकते। मतलब बाद में जाके आप मुझे ये नहीं कह सकते कि वापस परफॉर्म करो, क्योंकि मेरे ब्याह पे आपने वो पैसा ले लिया है। बराबर, तो सिंपल सी बात है। सर जॉइंट प्रॉमिसर्स का क्या चक्कर होता है बच्चों, सेक्शन नंबर 42 काम करता है। और आप जानते हैं बहुत बढ़िया सा पॉइंट इसके अंदर अपने को देके रखा है। ये पूरा जो पार्ट है आपका सेक्शन 40, 41 एंड 42 से चलता है। When two or more person have made a joint promise, all such person must jointly fulfill the promise। बहुत सिंपल है। बराबर, सारे मिलकर के परफॉर्म करेंगे। जॉइंट प्रॉमिसर अपना पुराना एग्जांपल है, 3 लोग 4 लोग 5 लोग है जिन्होंने मिलकर के पैसा उधार लिया और प्रॉमिस किया मिलकर के चुकाएंगे, तो सबको मिलके करना है। बाय चांस अगर किसी की डेथ हो गई है, तो जो मर गया उसका लीगल हेयर बाकी जिंदा लोगों के साथ मिलके परफॉर्म करेगा, आप लोग जानते हो। और सबकी अगर डेथ हो गई बच्चों, तो सबके लीगल हेयर जो है वो जॉइंटली परफॉर्म करने वाले हैं। अब रूल्स क्या है, बहुत सिंपल है। The promisee may ask any one of the promiser to perform the whole of the promise। बच्चों सुनना, इनकी लाइबिलिटी हमेशा जॉइंटली एंड सेवरली होती है बच्चों, जॉइंटली एंड सेपरेटली होती है, आप लोग सब अच्छी तरह जानते हो। तो हो सकता है कि 3 लोगों ने मिलकर के लोन लिया है, एबीसी अपना पुराना एग्जाम्पल है बच्चों।
1,50,000 का तीनों ने मिल करके लोन लिया और तीनों इतना इतना पैसा चुकाने वाले हैं। किसको? मान लीजिए डी को। अब डी इनमें से किसी एक से पूरा पैसा रिकवर कर सकता है। वो सिर्फ ए को कह सकता है कि आप पूरा 1,50,000 मुझे पे करिए, तो हमारा जो ए है वो पूरा 1,50,000 पे कर देगा। किसको? डी को। बराबर। फिर ए क्या करेगा? जितना उसने एक्स्ट्रा पे किया 1 लाख, इन दोनों से 50-50 वापस रिकवर कर लेगा। देखिए लिखा हुआ है where one of the joint promisor has been complete to perform the promise in full। अगर किसी एक से पूरा परफॉर्मेंस आपने ले लिया, देन वो बंदा राइट टू कंपेल द अदर जॉइंट प्रोमिसर, बाकी जॉइंट प्रोमिसर को फोर्स कर सकता है कि भैया कंट्रीब्यूशन लाओ, तुम्हारा जितना लाइबिलिटी बनता था उतना पैसा निकालो। बराबर। और बच्चों अगर किसी भी जॉइंट प्रोमिसर ने डिफॉल्ट किया तो उसका जो भी नुकसान होगा वो बाकी के पार्टनर्स उठाएंगे। ये भी आप लोगों ने किया। सपोज करिए ए इंसॉल्वेंट हो गया और एक भी रुपया नहीं दे पा रहा है। बराबर। तो ए का जो भी लॉस होगा बच्चों वो बेयर करेंगे बाकी के दोनों। 25,000 इक्वल रेशियो में दोनों मिलकर 75,000 रुपए देने वाले हैं। आपने ऐसा क्वेश्चन भी किया कि बाई चांस इंस्टॉलमेंट तो हो गया, लेकिन बच्चों इसकी प्रॉपर्टी से 10,000 फिर भी रिकवर हो गए, तो नुकसान हुआ ए की तरफ से 40,000 का, जो रिकवर डी नहीं कर पाएगा ए से। तो ये 40,000 जो है ये दोनों 20-20 बियर कर लेंगे, मतलब दोनों लोग 70-70 दे देंगे। बराबर। और उसके 10,000 मिला करके पूरा 150 हो जाएगा। ये पॉइंट आप लोग जानते हैं। अगले वाले पॉइंट में बच्चों यहाँ पे प्रॉमिस ही आ गया है ना। In the cases where a person made a promise to two or more person jointly, all the promisee jointly can demand the performance। इस बार उधार देने वाले लोग बच्चों दो हैं, है ना। उधार लेने वाला तो एक ही है, देने वाले दो लोग हैं, यानी ये प्रॉमिसर ये प्रॉमिसी है। एक से ज्यादा लोग हैं, दे आर कॉल्ड जॉइंट प्रॉमिसी। तो पैसे का डिमांड भी ये दोनों मिलके ही करेंगे। और अगर इनमें से एक्स की डेथ हो गई मान लो, तो उसका लीगल हेयर वाई के साथ मिलके करेगा। दोनों की डेथ हो गई बच्चों, तो दोनों के लीगल हेयर्स की डिमांड करने वाले हैं पैसे की। सिंपल सा अपना पॉइंट है जॉइंट प्रॉमिसी का, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। अब बच्चों आपके पास बहुत बढ़िया पॉइंट आते हैं। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए? कुछ सिंपल पॉइंट है, याद रखिए। सबसे पहले टाइम को लेकर के। अब टाइम परफॉर्मेंस का क्या होगा बच्चों? पहला अपन ने एक सिस्टम बनाया, एप्लीकेशन हैज टू मेक, यानी हमने ये डिसाइड किया है कि भाई परफॉर्मेंस कब करनी है? जब सामने वाला एप्लीकेशन लगाएगा। एप्लीकेशन का मतलब कोई रिटर्न में एप्लीकेशन नहीं देनी है, अप्लाई करना। अपन ने जो ऊपर पढ़ा था ऑफर फॉर परफॉर्मेंस, बराबर, कि परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई करना। तो अगर ये डिसाइड किया हुआ है कि भाई किस टाइम पे परफॉर्मेंस करना है, उसके लिए आप अप्लाई कर देना। जैसे मान लो हमने डिसाइड तो कर लिया था कि भैया नेक्स्ट वाले मंडे को परफॉर्म करना है, मंडे को कितने बजे एक बार पूछ लेना, बता देना, अप्लाई कर देना। हम बता देंगे कि हमारा टाइमिंग वाइमिंग क्या होगा। तो बच्चों अगर ये डिसाइड किया है कि एप्लीकेशन हैज टू मेड, एप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो आपको परफॉर्म करना है आफ्टर एप्लीकेशन इज मेड। जब अप्लाई करेगा सामने वाला तो अपने को परफॉर्म करने की जिम्मेवारी बनेगी। बाई चांस बच्चों अगर डिसाइड किया है कि एप्लीकेशन नहीं करनी है, नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड, कि भैया कोई एप्लीकेशन नहीं होगा, बगैर अप्लाई किया आप तो परफॉर्म कर देना। कई बार अपन ऐसा करते हैं ना कि भाई मैं चाहे तुमको वापस, अच्छा एक काम करना है यार, तुम परफॉर्म कर देना। भाई साहब पहले फोन करके पूछोगे, अरे क्या फोन करके पूछना है यार, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है ना, तो आके परफॉर्म कर देना। बराबर। तो अगर ऐसा डिसाइड किया है तो दो बातें होंगी, या तो टाइम स्पेसिफाई कर दिया होगा 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे कब, या टाइम स्पेसिफाई नहीं किया होगा। अगर बच्चों टाइम स्पेसिफाई किया है तो स्पेसिफाइड टाइम में आपको परफॉर्मेंस करना है। बराबर से स्पेसिफाइड टाइम में परफॉर्मेंस करना है। और अगर टाइम स्पेसिफाई नहीं करके रखा है तो रीजनेबल टाइम में परफॉर्म करना चाहिए। और आप लोग सब जानते हो रीजनेबल टाइम का कोई डेफिनेशन है नहीं, ये मैटर ऑफ फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा कि रीजनेबल टाइम क्या होगा। तो बच्चों दो बातें, एप्लीकेशन अगर डिसाइड किया है तो जब एप्लीकेशन दे तब कर देना। सर अगर एप्लीकेशन की कोई बात ही नहीं की है तो दो बातें होंगी, या तो टाइम स्पेसिफाई किया होगा या नहीं किया होगा। अगर किया है तो उस टाइम पे कर देना, अगर नहीं किया है तो रीजनेबल टाइम पे परफॉर्मेंस कर देना। सिंपल सी बात है। फिर बच्चों हमारे पास में अगला पॉइंट आ जाता है, प्लेस के लिए सेम है। अगर प्लेस के लिए भी कहां परफॉर्म करना है, अगर एप्लीकेशन के लिए बोला हुआ है तो एट द प्लेस सैंक्शन बाय द प्रॉमिसी, हम अप्लाई कर लेंगे प्रॉमिसी को सीधा सीधा सा कि सर गुड्स रेडी है, बोलिए कहां पर लेकर के आऊं, प्रॉमिसी बता देगा, उस प्लेस पे कर दीजिएगा। अगर ऐसा डिसाइड हुआ है कि बगैर पूछे उसको अपने को परफॉर्म कर देना है तो दो बातें होंगी बच्चों, या तो प्लेस स्पेसिफाई होगा या नहीं होगा। अगर प्लेस स्पेसिफाई किया है तो वहां पे परफॉर्म कर देना, नहीं है तो पूछ लेना उससे। आस्क प्रॉमिसी टू स्पेसिफाई, बच्चों पूछना पड़ेगा तुमको फोन लगा के, भाई साहब कहां लेके आओ गुड्स का डिलीवरी देने। ये आपको ध्यान में रखना है। एक चीज आपको और बताऊं, सेक्शन 50 जो है स्पेशली, ये बच्चों अकेला सेक्शन टाइम के लिए भी काम में आता है,
ये सेक्शन प्लेस के लिए भी काम में आता है और सबसे खास ये काम में आता है बच्चों मैनर ऑफ परफॉर्मेंस के लिए। सुन लीजिएगा सेक्शन 50 कई बार मैनर ऑफ परफॉर्मेंस के लिए भी काम में आता है। एक छोटा सा एग्जांपल सेक्शन में दिया है, मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। A owes B 2000 रुपीज, बराबर, यानी A ने 2000 रुपया B से उधार पे लिया है। B accepts some of A's goods in deduction of the debt, है ना। सपोज करिए A और B के बीच का लोन है बच्चों, A ने लोन लिया है 2000 का, बराबर, A ने B से लोन लिया है। अब A क्या करता है कि B को 500 रुपीज के 1000 रुपए के गुड्स दे देता है कि मेरे पास अभी पूरा पैसा नहीं है, बदले में गुड्स ले ले। और क्या लिखा है, B गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता है इन डिडक्शन ऑफ द लोन, कि चलो ठीक है 2000 में से 1000 की गुड्स ले लिया, अपना 1000 का लोन अभी बाकी रहेगा। तो लॉ कहता है द डिलीवरी ऑफ द गुड्स ऑपरेट एज अ पार्ट पेमेंट। हम लोग मान लेंगे कि पार्ट पेमेंट हो गया, बोले तो मैनर डिसाइड हो सकता है बच्चों। ये भी सेक्शन 50 का ही आपका पार्ट है, ध्यान रखोगे। मैनर क्या होगा परफॉर्मेंस का तरीका क्या होगा, दोनों पार्टीज जैसा डिसाइड करें वैसा परफॉर्मेंस का हमारा तरीका हो जाएगा बच्चों। मैनर जैसा डिसाइड करें, बराबर। अच्छा, डिसाइड कैसे, जनरली ये प्रॉमिस की बी की डिजायर पे था, ये बच्चों बी की डिजायर पे था कि बी आपका ये 1000 का जो गुड्स है उसको पार्ट पेमेंट मानता है, नहीं मानता है, मना कर देता है, बॉस गुड्स नहीं चाहिए, अपने को तो पैसा चाहिए, तो फिर मामला अपना अलग हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट पे आपको लेके आता हूं बच्चों, बहुत सिंपल सा पार्ट है अपना, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। सबको आता है ये, तो बहुत सिंपल है। सर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का मतलब क्या होता है, विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर, बराबर से। जहां एक दूसरे को हमने प्रॉमिस किए हैं, जो स्टार्टिंग में आप लोगों ने एग्रीमेंट का डेफिनेशन पढ़ा, प्रॉमिस का बिल्कुल वही है। अब इसमें बच्चों सबसे पहले नंबर पे आपके पास आता है सीधा सीधा सा सेक्शन नंबर 51, समझिएगा। When reciprocal promise is बच्चों concurrently परफॉर्म करना है, यानी पार्टीज को एक दूसरे के साथ परफॉर्म करना है at the same time. No promiser need to perform his promise unless the promisee is ready and willing to perform the reciprocal promise. हमने डिसाइड किया था कि नेक्स्ट मंडे को मैं आपको अपनी कार डिलीवर कर दूंगा और आप मुझे पैसा दे दोगे। तो मैं उस वक्त तक कार डिलीवर नहीं करूंगा जब तक आप मुझे पैसा नहीं देते हो। आप मुझे उस वक्त तक पैसा नहीं दोगे जब तक मैं आपको कार डिलीवर नहीं करता हूं। दिस इज कॉल्ड बच्चों सेक्शन नंबर 51, जहां पे कॉन्करेंटली साइमल्टेनियसली उनको साथ साथ में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है। हो सकता है ना ऐसा डिसाइड। सेक्शन नंबर 51 बहुत सिंपल है। 52 को पढ़ते हैं। 52 की खासियत है बच्चों, यहाँ ऑर्डर फिक्स कर दिया, कौन पहले परफॉर्म करेगा ये हमने फिक्स कर दिया। तो ये उसी ऑर्डर में परफॉर्म होना चाहिए, बराबर, बिल्कुल उस ऑर्डर में ही परफॉर्म होगा। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, मुझे अपना एक घर कंस्ट्रक्ट करना है। आप एक बिल्डर हो जो मेरे लिए घर बनाने वाले हो। अब मैंने आपको कहा कि घर में जितना सीमेंट लगने वाला है वो सारा मैं सप्लाई करूंगा, बिकॉज आई हैव सीमेंट फैक्ट्री, मेरा खुद का सीमेंट का फैक्ट्री है भाई, तो सीमेंट तो सारी मैं ही आपको दूंगा, बराबर। नाउ योर परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन माय परफॉर्मेंस। बच्चों पहले किसको परफॉर्म करना है, जब आप घर बनाने वाले हो तो सीमेंट के बिना घर कैसे बनाओगे। तो उस वक्त तक आप परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक मैं परफॉर्म नहीं कर दूं। तो जब ऑर्डर फिक्स कर दिया है तो हमेशा जिस ऑर्डर में जिसको पहले परफॉर्म करना है बच्चों वो परफॉर्म करेगा, तभी कॉन्ट्रैक्ट आगे बनेगा। नहीं परफॉर्म किया तो बट ऑब्वियस है कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होगा, सूट वूट फाइल करने का आपको राइट मिलेगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। दिस इज कॉल्ड योर सेक्शन नंबर 52। 53 पे आइए। इन रेसिप्रोकल प्रोमिसेस वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, बच्चों ध्यान से समझिएगा, प्रिवेंट द अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग इस प्रॉमिस। एक पार्टी दूसरी पार्टी को परफॉर्म करने से रोक देती है तो लॉ कहता है कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन, कौन सी पार्टी, जिसको ऐसा करने से रोका गया। अगेन सेम एग्जांपल, मैंने आपको कहा कि आप मेरे लिए घर बनाओगे, आपने हाँ कर दिया, बिल्डर हो आप। वन पार्टी यानी कि मैं प्रिवेंट्स द अदर, तुमको रोक देता हूं परफॉर्म करने से, मना कर देता हूं, बॉस मुझे अपना घर नहीं बनवाना है, मुझे नहीं बनवाना है, मैंने आपको रोक दिया। नाउ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी। आपकी डिजायर के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होने वाला है, मैंने आपको परफॉर्म करने से रोका है, बराबर, मैं मना कर रहा हूं, एक तरह से ब्रीच कर रहा हूं। आपकी चॉइस के ऊपर है, आप क्या करोगे। He is entitled to compensation from the other party for any loss or loss he may sustain in consequences of non-performance। और इससे बच्चों आपको जो भी लॉस हुआ उसके लिए आप मेरे अगेंस्ट में यहाँ पे सूट फाइल करने का राइट रखते हो, डैमेजेस देने का राइट रखते हो। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। तो जहां एक पार्टी दूसरी पार्टी को परफॉर्म करने से रोक देती है, बराबर, आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि सर आप हमारे लिए बुक लिखो, मैंने कहा ओके मैं बुक लिखूंगा, फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, प्रिवेंट कर दिया कि नहीं अब बुक मत लिखना।
मैंने कहा मैंने आपके लिए टाइम कंज्यूम करके निकाल दिया, मैंने अपने दूसरे काम रोक दिए किसी और को काम करने से, मतलब जो भी कुछ मुझे लॉस हुआ वो मैं आपसे क्लेम कर सकता हूं बच्चों। तो दिस इज कॉल योर सेक्शन नंबर 53, जहां एक पार्टी दूसरी पार्टी को काम करने से, परफॉर्म करने से रोक रही है ना। तो सीधा सीधा सा है, मैंने रोक दिया आपको परफॉर्म करने से कि नहीं मेरे लिए काम मत करना, तो यहाँ पे बट ऑब्वियस है आप मेरे अगेंस्ट में डैमेजेस का केस करने वाले हो, बराबर। अब कई लोगों को सेक्शन 53 और 55 एक जैसे लगते हैं, अभी डिफरेंस बताता हूं आपको, पहले 54 पे आते हैं। सेम ऐसा ही पार्ट है। इफ द प्रोमिसर हु हैज टू परफॉर्म फर्स्ट, जिसको पहले परफॉर्म करना था, अगर वो फेल हो जाता है परफॉर्म करने में, तो वो दूसरे वाले से परफॉर्मेंस की डिमांड नहीं कर सकता है बच्चों। बहुत सिंपल एग्जांपल है, सपोज करिए आप लोगों का एक शिप है, बराबर, जो मुंबई से जाने वाला है, मान लेते हैं मुंबई से वो रशिया जा रहा है, बराबर से। मैं एक एक्सपोर्टर हूं, मैंने आपके साथ डीलिंग किया कि भाई मैं अपना कार्गो आपके साथ में भेजूंगा, क्या वहां रेंट वेंट होगा, मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ साहब आप रशिया जाओगे, मेरा कार्गो सारा आप रशिया लेके जाने वाले हो, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब एक चीज बताओ, इसमें से पहले परफॉर्मेंस किसकी होगी? पहले आपका शिप रशिया जाएगा या मैं गुड्स दूंगा तब जाएगा? सर बट ऑब्वियसली गुड्स दोगे तब जाएगा। तो मैंने वो आपको गुड्स दिए ही नहीं, यानी फेल्स टू परफॉर्म। क्या ही कैनॉट क्लेम परफॉर्मेंस? मैंने खुद ने तो परफॉर्म किया नहीं, अब मैं आपको कह रहा हूं कि तुमने परफॉर्म क्यों नहीं किया, तुमको तो जाना चाहिए था ना रशिया। अरे सर कमाल बात करते हो सर, कैसे जाना चाहिए था, गुड्स नहीं दो तो कैसे जाएगा? ये तो वही बात हो गई रिक्शा वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, भाई साहब जालूरी गेट जाओगे? क्या हाँ भाई साहब जाऊंगा, तो जाओ। अरे भाई साहब बैठोगे तो जाऊंगा ना, नहीं नहीं मैंने क्या पूछा था, जाओगे कि नहीं जाओगे? तुमने कहा हाँ जाओ, चलो निकलो यहाँ से। सेम वैसा ही कंसेप्ट बच्चों यहाँ पे हो गया। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वाला खुद सामने वाले से परफॉर्मेंस की डिमांड नहीं कर सकता बच्चों, समझे? यानी कि वो सीधा सीधा कौन सा हो गया, कोतवाल वाला अपना कौन सा मुहावरा अभी भूल गया मैं बिल्कुल, ये तो बिल्कुल एकदम दिमाग से इसकी हो गया, लॉ पढ़ाते पढ़ाते हिंदी के मुहावरे जो है वो दिमाग से निकल गए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बराबर। यानी तुम खुद तो कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारा काम था पहले परफॉर्म करना, वो तो किया नहीं, तुम्हारी वजह से सामने वाला नहीं कर पाया, अब तुम उस सामने वाले को कह रहे हो तूने परफॉर्म काहे को नहीं किया? भाई साहब वो कैसे परफॉर्म करता? उल्टा आप यहाँ पे लायबल हो, रेस्पॉन्सिबल हो डैमेजेस देने के लिए, नॉन परफॉर्मेंस के लिए। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा यहाँ सीमेंट वाला एग्जांपल भी लगा दो, सेम टू सेम। सर सीमेंट वाला एग्जांपल कौन सा? मैंने आपको कहा था मैं सीमेंट दूंगा आप घर बनाओगे, मैंने सीमेंट दिया नहीं, आपने घर बनाया नहीं, मैंने उल्टा आपको कहा कि तुमने केस कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तुमने परफॉर्म क्यों नहीं किया? सीधा सीधा सा है, जब मैंने परफॉर्म नहीं किया तो आप कैसे करते? उल्टा आप मेरे अगेंस्ट में डैमेजेस का केस करने वाले हो। सिंपल सा 54 है। 55 क्या बच्चों समझना, व्हेन ए पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस टू डू सर्टेन थिंग एट और बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम। इस बार बच्चों 55 टाइमिंग के ऊपर है, टाइम पे अपने को कोई काम करना था एंड फेल्स टू डू द कॉन्ट्रैक्ट। पुराना पॉइंट है, मैंने कहा था 10 दिन में डिलीवरी चाहिए, आपने 10 से ज्यादा दिन लगा दिए, तो मेरी चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं चाहूं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके आपसे डैमेजेस क्लेम करूं, मैं चाहूं तो एक्सेप्ट कर लूं, जैसा मुझे ठीक लगे। प्रोमिसी की सामने वाले पार्टी की चॉइस पे बच्चों, टाइम वाला पॉइंट तो मैंने पहले भी पढ़ा था, एक्सेप्टेंस के टाइम पे भी मैंने कहा था 3 दिन में एक्सेप्टेंस चाहिए, आपने 5 डेज में दिया। डिपेंड्स ऑन माय चॉइस कि मैं आपकी एक्सेप्टेंस को मानू नहीं मानू, प्योरली मेरी चॉइस पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल वैसा का वैसा पॉइंट है, आपका ध्यान रखोगे तो सेक्शंस फोकस करते जाना। सर टाइम एसेंस मैंने छोटा सा चार्ट बना दिया बच्चों, डिलीवरी हमेशा एसेंशियल होती है, गुड्स की पेमेंट एसेंशियल नहीं होता है, लेकिन इन सब में आप चाहें तो एसेंशियल बना सकते हैं आपस में एग्रीमेंट करके। गोल्ड सिल्वर और जो शेयर्स है, जो रेडी मार्केट होता है बच्चों, रोज रोज जिनका रेट चेंज होता है, वहां पे डिलीवरी बहुत एसेंशियल होती है, आप लोग जानते हो। मॉर्गेज का पेमेंट करना उतना एसेंशियल नहीं है, लेट भी होगा तो ज्यादा इंटरेस्ट ज्यादा लग जाएगा। सेम उसी तरह से बच्चों जब लैंड सेल करते हैं तो उसमें रजिस्ट्री वगैरह कराने में टाइम लगता है, तो इसीलिए यहाँ पे भी टाइमिंग जो है वो उतना नेसेसरी नहीं है, एसेंस नहीं है। लिस्ट याद कर लेना एक बार बराबर से। फिर बच्चों जहां टाइम एसेंशियल नहीं होता है तो वहां कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल नहीं होगा। ऊपर क्यों हुआ था? क्योंकि टाइम हमारा एसेंशियल था, लेकिन प्रोमिसी यहाँ पे सामने वाले से कॉम्पनसेशन की डिमांड तो कर सकता है ना। भाई टाइम हमने बोला तो नहीं था, लेकिन तुमने कब आके परफॉर्म किया भाई, इतना लेट कोई परफॉर्म करता है क्या? चलो फिर भी गुड्स रख लेंगे, ठीक है, लेकिन कॉम्पनसेशन डिमांड करेंगे। अवॉइडेबल नहीं है, लेना तो पड़ेगा, लेकिन कॉम्पनसेशन डिमांड कर सकते हो आप लोग, बराबर। एक चीज ध्यान में रखना है, अगर टाइम एसेंशियल नहीं है फिर भी रीजनेबल टाइम में तो डिलीवरी करना चाहिए था ना तुमको। माना मैंने टाइम का नहीं बोला था, लेकिन तुम कब कर रहे हो डिलीवरी? रीजनेबल टाइम तो कब का निकल गया। ऐसे में बच्चों अगर रीजनेबल टाइम से लेट हो गए तो फिर से अपनी चॉइस पे डिपेंड करेगा, अवॉइडेबल होगा कि हम एक्सेप्ट करें या नहीं करें। मैंने सिंपल सा आपको कहा था मुझे मोबाइल परचेज करना है, मुझे 10 दिन में डिलीवरी दे रहा है, चलो मैंने टाइम बोला ही नहीं, बस मुझे मोबाइल खरीदना है, अच्छा सा हो तो बता दीजिए, बराबर।
आपने हाँ कर दिया, अब आपने डिलीवरी की, मैंने टाइम तो नहीं बताया था लेकिन आपने डिलीवरी किया 3 महीने बाद में। अब बच्चों ये तो रीजनेबल टाइम से भी आगे चला गया है, तो ऐसे में अब मेरी चॉइस पे है, मैं गुड्स रख भी सकता हूँ, मना भी कर सकता हूँ, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। बराबर, ठीक है। फिर बच्चों बहुत सीधा सा है, कोई भी एग्रीमेंट ऐसा है जो इम्पॉसिबल एक्ट के ऊपर है 100% वॉइड रहेगा। ये चीज आप बहुत बार पढ़ चुके हो, चैप्टर फर्स्ट के अंदर आपने पढ़ा इम्पॉसिबल इवेंट वॉइड होते हैं। फिर आपने स्पेशली वॉइड डिक्लेयर एग्रीमेंट में पढ़ा इम्पॉसिबल इवेंट टू इम्पॉसिबल एक्ट टू दोनों वॉइड होते हैं। अगेन बच्चों सेम है, इम्पॉसिबल एक्ट जो भी होगा सेक्शन 56 में वॉइड होगा। सर एग्जाम में आया तो कौन सा सेक्शन लिखे हम लोग, सर इम्पॉसिबल इतनी जगह आ गया, सब लिख देना बच्चों आप लोग, ये वैसे रेसिप्रोकल के लिए है। बराबर, तो मेन तो अपना जो वॉइड एग्रीमेंट्स में आपने पढ़ा था वही सेक्शंस काम में आएंगे। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत अच्छा सा पार्ट है, where there is a reciprocal promises to do things legal and also other things illegal, and legal part can be separated from the illegal, and legal part is a contract and illegal part is void। पुराना एग्जाम्पल है बच्चों, आपको मैंने यहाँ अपने यहाँ पे जॉब पे हायर किया, बराबर, और आपको मेरा लीगल काम भी देखना है प्लस साथ में मेरा कुछ इलीगल काम है वो भी देखना है, दोनों काम आप ही को करना है, दोनों के अकाउंट्स आप तैयार करोगे, और मैं आपको दोनों का मिला करके 1 लाख का सैलरी देता हूं, तो इसका मतलब इसमें नहीं पता लग रहा है कि कौन सा सैलरी पार्ट रिलेटेड विद लीगल एंड कौन सा इलीगल। सो होल पार्ट विल बी इलीगल और साथ साथ में वॉइड। बट इफ यू कैन सेपरेट, मैंने आपको बोला लीगल काम का 40,000 रुपया ले लो भैया, इलीगल काम का 60,000 रुपया ले लेना, अलग अलग कर दिया बच्चों, इट मींस यहाँ पे हम सेपरेशन कर सकते हैं। तो इफ लीगल पार्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इलीगल पार्ट, तो लीगल वाला जो पार्ट है 40,000 सैलरी वाला, ये तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, लेकिन ये जो 60,000 है ये इलीगल भी हो जाएगा, साथ साथ में वॉइड भी हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसी से मैच करता पॉइंट बच्चों अल्टरनेट प्रॉमिस का है, थोड़ा सा फर्क है ना। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है जिसका एक पार्ट लीगल और एक पार्ट इलीगल है, यहाँ पार्ट नहीं है, यहाँ अल्टरनेट प्रॉमिस है कि मैं आपको यहाँ पे 10,000 रुपीज दे रहा हूं, बदले में या तो मुझे आप देने वाले हो शक्कर शुगर, या मुझे किसी तरह का इलीगल ड्रग्स देने वाले हो बच्चों, स्मैक वगैरह कुछ देने वाले हो, ठीक है। तो है ऊपर वाले की तरह ही, लेकिन वहां एक ही कॉन्ट्रैक्ट के 2 पार्ट थे, यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट के 2 पार्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट तो कोई एक ही बनेगा, वेदर शुगर पे या इलीगल ड्रग्स पे। अगर शुगर पे बन जाता है तो वैलिड है, और इलीगल ड्रग्स पे अगर बन गया तो बिल्कुल एब्सोल्युटली वॉइड हो जाएगा, है ना। लीगल ब्रांच आप एनफोर्स करवा सकते हो अगर हुई तो, लेकिन ये वाले में अगर आप चले गए तो एब्सोल्युटली वॉइड हो जाएगा, इलीगल भी रहेगा, अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। चलिए बच्चे लोगों, सुपर फास्ट स्पीड में आप लोग चल रहे हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट पे पहुंच गए, बहुत शानदार पॉइंट है, आप लोग सब जानते हो। और अगर इसको डिटेल में पढ़ना हो तो क्लास जाकर के अटेंड करिएगा, लेक्चर अटेंड करिएगा, जिन लोगों के पास भी लेक्चर है बराबर से। अदरवाइज आप लोग यहां से समझे, कुछ समझाता हूं मैं आपको। एक्सप्रेस इंडिकेशन बाय द डेटर, बच्चों डेटर ने एक्सप्रेसली बता दिया सर एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट होता क्या है। बच्चों एक ही बंदे से हमारे अगर एक से ज्यादा लोन ड्यू है, एक ही पर्सन से एक से ज्यादा लोन ड्यू है, याद आया आपको, एक ही पर्सन से एक से ज्यादा लोन ड्यू है, और वो पर्सन हमको पार्ट पेमेंट करता है, तो हमको नहीं समझ में आता कि फर्स्ट लोन से एडजस्ट करें, सेकंड से करें, थर्ड से करें, फोर्थ से करें, बराबर। तो उसके लिए यहाँ पे आपको कुछ रूल्स बना करके दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट आप लोग जानते हो, एक्सप्रेस इंडिकेशन। डेटर कहता है कि सर जिस लोन के साथ एडजस्ट करना है वैसा करना पड़ेगा, डेटर की इच्छा काम आएगी, पैसा देने वाले की इच्छा काम आएगी। बाई चांस डेटर ने डायरेक्टली कुछ नहीं बोला तो इम्प्लाइड हो सकता है ना। तो मैंने आपको कहा था एक ही पर्सन से हमको 10,000 भी लेने हैं, 6497 भी लेने हैं, उसी पर्सन से 7,000 भी लेने हैं, उसी पर्सन से 6,000 भी लेने हैं। इतने बार हमने अलग अलग डेट पे उसको गुड सेल किए, सारा पैसा हमको लेना है, और सामने वाले ने सिर्फ 5,000 भिजवा दिया और बोला फर्स्ट के साथ एडजस्ट करो ओके, सेकंड के साथ करो ओके, थर्ड के साथ करो, फोर्थ के साथ करो, जैसा वो बोले वैसा करना है, ठीक है। अच्छा, अब बिना कुछ बोले अगर उसने 6497 भिजवा दिया, बच्चों वर्डिंग यूज नहीं किए, तो इम्प्लाइड इंडिकेशन है। देखिए कोई एक्सप्रेस कुछ नहीं बोला, लेकिन पेमेंट जो है वो सरकमस्टांसेस के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। 6497 का एग्जैक्ट अमाउंट का एक ही डेप्ट है, तो हम एडजस्ट कर लेंगे। सर एक ही अमाउंट के 2 डेप्ट होते तो आप पार्टली दोनों में से कर सकते थे, बराबर। और बच्चों ना एक्सप्रेस है ना इम्प्लाइड है, सामने वाले ने 5,000 रुपया भेजा लेकिन कुछ भी नहीं बोला किसके साथ एडजस्ट करना है, तो प्योरली डिपेंड्स ऑन क्रेडिटर्स डिजायर, जैसा क्रेडिटर चाहे। नो एक्सप्रेस नो इम्प्लाइड इंटीमेशन, क्रेडिटर में एडजस्ट पेमेंट अकॉर्डिंग टू द ओन डिजायर, खुद का ओन डिजायर जो होगा क्रेडिटर का। क्रेडिटर कौन, जिसको पैसा मिल रहा है, जिसने उधार पे दिया है, जो मनी लेंडर है, बराबर।
तो बोरोवर उसको जब वापस पैसा चुका रहा है, चाहे जिससे वो कर सकता है, अगर ऊपर के दोनों पॉइंट फर्स्ट और सेकंड नहीं लग रहे हैं। लेकिन बच्चों अगर कोई इलीगल डेप्ट था तो वो कभी भी एडजस्टमेंट में नहीं आएगा, वो तो वैसे भी वॉइड है। लेकिन टाइम बार डेप्ट अगर हो चुका है बच्चों, ऐसा कोई लोन जिसको 3 साल हो चुके हैं, आप वो भी एडजस्ट कर सकते हो। गोल्डन चांस आपके हाथ में आ गया कि आप वो वाला लोन भी बिल्कुल बराबर से पक्के से एडजस्ट कर सकते हो। ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बच्चों, If neither party makes any appropriation, the payment shall be adjusted in the। अगर इनमें से कुछ भी पॉइंट नहीं लग रहा है बच्चों, तो फीफो यूज करो। जो पहले आया, पहले ये लोन एडजस्ट करो, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, बिल्कुल आपका फीफो मेथड यूज होगा। तो डेटर का डिजायर एक्सप्रेस वाला, नहीं तो सरकमस्टांसेस वाला यानी इम्प्लाइड। तीसरे नंबर पे आपके क्रेडिटर की चॉइस हो गई बच्चों, जिसमें इलीगल डेप्ट कैन बी एडजस्टेड या कांट बी एडजस्टेड। लेकिन अगर टाइम बार डेप्ट है बच्चों, तो वो एडजस्ट कर सकते हो आप, भले ही 3 साल पूरे हो गए, पैसा उसमें से कट कर सकते हो। ठीक है। फिर बच्चों एप्रोप्रिएशन, अगर कुछ भी नहीं कह रहे हो तो जो पहले आया उसको पहले एडजस्ट करो। और अगर प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों ड्यू होते हैं, तो हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हम पहले इंटरेस्ट है बच्चों 5,000 दिया, इस पूरे अमाउंट पे मान लीजिए कि 1,000 का इंटरेस्ट भी ड्यू हो गया है और सामने वाले ने बगैर कुछ बोले 5,000 भिजवा दिए। तो पहले इंटरेस्ट के 1,000 एडजस्ट करो, बचे हुए 4 को फिर फीफो मेथड से आप फर्स्ट वाले में से एडजस्ट कर दीजिए। ये करना चाहिए। द पेमेंट शुड बी एडजस्टेड टुवर्ड द इंटरेस्ट फर्स्ट। देख लो, और जो बैलेंस बचे बच्चों वो प्रिंसिपल पे जाना चाहिए, है ना। वो कहते हैं ना भाई, दमड़ी जाए लेकिन ब्याज न जाए, बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है, आप लोग को ध्यान में रखना है। और बच्चों आखिरी 2 पॉइंट चैप्टर के खत्म हो गया। सक्सेशन बच्चों, सक्सेशन किसी पर्सन का जब डेथ हो जाता है तो उसका लाइबिलिटी और उसका राइट्स दोनों उसके लीगल हेयर को ट्रांसफर होता है। बर्डन बोले तो लाइबिलिटी, यस, और बेनिफिट्स बोले तो एसेट, दोनों ही ट्रांसफर होते हैं उसके लीगल हेयर को, सबको पता है। लेकिन लीगल हेयर उतने ही अमाउंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जितने उसके पापा डेथ के बाद उसके नाम पे छोड़ करके गए, उससे ज्यादा के लिए नहीं बच्चों, सिर्फ उतने के लिए। यानी अगर सर पे 1 लाख का लोन है और आदमी की डेथ हो गई, तो ये 1 लाख रुपया उसके लीगल हेयर को चुकाना है। लेकिन मरने वाला अगर 50,000 का प्रॉपर्टी छोड़ के गया तो आप 50,000 के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। मरने वाला अगर 150 का प्रॉपर्टी छोड़ के गया तो पूरा 1 लाख चुकाना पड़ेगा। मरने वाला अगर 0 प्रॉपर्टी छोड़ के गया तो आप बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल होने वाले नहीं हो। बराबर। चलिए सर, असाइनमेंट क्या होता है बच्चों? असाइनमेंट चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा कंसिडरेशन में नेगोशिएबल का, आपको मैंने एग्जांपल दिया था। ए से बिल गया बी, बी से गया सी बच्चों, बी ने अपने राइट सी को कर दिया साइन, ट्रांसफर कर दिए राइट्स के। बराबर। यानी ड्यू डेट पर सी ये पैसा ए से मांगेगा, और अगर ए ने नहीं दिए तो बी से डिमांड करेगा बच्चों, आप लोग जानते हो। तो इसकी क्या खासियत है? इसमें राइट्स तो आपने अपने ट्रांसफर कर दिए, लेकिन लाइबिलिटीज इसके अंदर ट्रांसफर नहीं हुई है, सिर्फ राइट ट्रांसफर हो रहे हैं। दोनों में डिफरेंस यही है, ओनली राइट्स, खाली ऑब्लिगेशंस में ट्रांसफर नहीं होते। सर ऐसा क्यों? क्योंकि नेगोशिएबल में आपने पढ़ा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपने पढ़ा, ड्यू डेट पर सी ने ए से पैसा मांगा, ए ने दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सी बी को रिस्पॉन्सिबल करेगा। यानी आपकी लायबिलिटी तो तब तक खत्म नहीं हो रही है जब तक सामने वाला पैसा चुका नहीं देता। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है बच्चों। सक्सेशन असाइनमेंट यहाँ आकर के आपका चैप्टर ये हो जाएगा एब्सोल्युटली खत्म। बराबर। चलिए जी, नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बात शुरू करते हैं बच्चों, फटाफट से चैप्टर 8 के ऊपर बात शुरू करते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, डिस्चार्ज एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों डिस्चार्ज का मतलब यहाँ पे आके हमारा कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल खत्म होने जा रहा है, पार्टीज के राइट्स ऑब्लिगेशन एकदम खत्म होने जा रहे हैं। सबसे बेटर, सबसे बढ़िया तरीका परफॉर्मेंस, एक्चुअल और अटेम्प्ट प्रीवियस चैप्टर में आप दोनों पढ़ चुके हो। बराबर। इसके रिजल्ट आप लोग जानते हो। परफॉर्मेंस के लिए जब ऑफर करोगे तो सामने वाला या तो एक्सेप्ट करेगा तो भी हो जाएगा, नहीं एक्सेप्ट करेगा तो ब्रीच होगा, तो भी कॉन्ट्रैक्ट आपका डिस्चार्ज होगा। तो सबसे पहला तरीका, कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस को पूरा कर दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट को ढंग से परफॉर्म कर दीजिए, काम कर दीजिए, ऑब्लिगेशंस पूरे कर दीजिए। दोनों पार्टीज ने अपने अपने ऑब्लिगेशन पूरे कर दिए, वहां पे आके हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। बराबर बच्चों। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे तरीका है म्यूचुअल एग्रीमेंट। लॉ का एक फंडा है बच्चों, जो चीज जैसा क्रिएट हुआ है वैसे ही एंड भी होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट का क्रिएशन होता है बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट, तो कॉन्ट्रैक्ट एंड भी हो सकता है ड्यू टू म्यूचुअल एग्रीमेंट। दोनों पार्टीज आपस में डिसाइड कर रहे हैं। नाउ 5 पॉइंट्स आर देयर। नंबर 1 पे आता है बच्चे लोगों, सबसे पहले नोवेशन आता है। सर नोवेशन क्या है? इट्स कॉल्ड न्यू कॉन्ट्रैक्ट एट द प्लेस ऑफ ओल्ड वन। पुराने वाले की जगह पे एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए, और इसमें फिर पुराने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स कंडीशन को पूरा करना ही नहीं है। अब ये सेम पार्टीज के बीच में भी हो सकता है, पार्टीज भी डिफरेंट हो सकती है इसमें, है ना। नोवेशन का आपको मैंने एग्जांपल दिया, आई वांट टू सेल माय हाउस, आई वांट टू सेल माय कार, आपने एक्सेप्ट कर लिया।
ड्यू डेट पे आपने आकर के कहा कि सर कार हम तो नहीं खरीद सकते, हमारा फ्रेंड खरीद लेगा, सेम कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, बस पार्टी चेंज हो जाएगी। मैंने एग्री कर लिया बच्चों, इट्स कॉल्ड नोवेशन। अब पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ एक पार्टी दूसरी पर सूट भी फाइल नहीं करेगी, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट ही हमने जब म्यूचुअल से किया था, तो कॉन्ट्रैक्ट का एंड दी एंड करेंगे वो भी म्यूचुअल से करने वाले हैं बच्चों, ध्यान रखोगे। सेकंड नंबर पे हमारे पास में आ गया ऑल्ट्रेशन। सर इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स कंडीशन हम लोग चेंज कर देते हैं, है ना। तो टर्म्स कंडीशन को जब आपने चेंज किया, तो यहाँ पे भी पुरानी वाली कंडीशंस परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, तो दी एंड वहां पे हो गया, बराबर ध्यान रखोगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्ट्रेशन, या सेक्शन 62 के पार्ट है ये सारे के सारे। दिस इज कॉल्ड सिंपली ऑल्ट्रेशन। तो फर्क क्या, नोवेशन में पार्टीज कैन बी चेंज, ऑल्ट्रेशन में पार्टी सेम रहती है, ओनली टर्म्स कंडीशन कैन बी चेंज। तो नया वाला पूरा करना है, लाइक अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है वो। रेसेशन का मतलब बच्चों, जहां दोनों पार्टीज आपस में मिलकर डिसाइड करती है कि यार खत्म करो कॉन्ट्रैक्ट को, बिल्कुल एंड कर दो। मैंने कहा यार वो जो मैं कार बेचने वाला था, नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आप भी कह रहे हो यस आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाय, दोनों पार्टीज एग्री हो गए, कंटिन्यू नहीं करना है कॉन्ट्रैक्ट को, तो बस खत्म। एक दूसरे पे केस भी नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ने जो किया आपस की मर्जी से किया। सेम बच्चों, रेमिशन का मतलब होता है एक्सेप्ट अ लेसर सम और लेसर परफॉर्मेंस, है ना। मैंने इसमें आपको लिखवाया क्लास के अंदर, इसमें आप लोग अपने अकाउंट्स का फुल सेटलमेंट वाला याद रखो। मैं आपसे 10,000 रुपए मांगता हूँ, बिकॉज मैंने आपको 10,000 की गुड सेल किए हैं। फाइनली मैं एग्री हो गया कि 9,000 आप मुझे दे दीजिए, 1,000 का आपका हो जाएगा डिस्काउंट। लेसर सम एक्सेप्ट कर लिया, जितने का कॉन्ट्रैक्ट था, बुक्स में एंट्रिया खत्म, कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म, म्यूचुअल एग्रीमेंट से खत्म। इस 1,000 के लिए फ्यूचर में जाके आपके ऊपर केस थोड़ी कर सकता हूं मैं बच्चों, सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है। वेवर का मतलब बच्चों सेक्रीफाइस व्हेन अ पार्टी एंटाइटल्ड टू परफॉर्मेंस, समझ रहा। इस लाइन का मतलब क्या है, एक पार्टी सामने वाले से परफॉर्मेंस लेने के लिए एंटाइटल कब होती है, जब वो खुद परफॉर्म कर चुकी हो। तो एक पार्टी ने परफॉर्म कर दिया बराबर से, और अब वो दूसरी पार्टी को फ्री कर देती है कि जा जी ले अपनी जिंदगी, मैंने तो परफॉर्म कर दिया, तुझे अभी परफॉर्म करने का जरूरत नहीं है, जाओ। याद करिए, क्लास में मेरा बर्थडे वाला एग्जाम्पल है, मैंने आपके साथ डीलिंग किया कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप मेरी बर्थडे पे गाना गाओगे, मैंने आपको पढ़ा दिया, आपके एग्जाम्स भी हो गए, जब भी होने थे हो गए भाई, बराबर। और अब मैंने आपको रिलीव कर दिया कि जाओ, मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट आपसे परफॉर्मेंस नहीं चाह रहा, वेवर मैं अपना राइट सेक्रीफाइस कर देता हूं, मुझे आपसे परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, मैंने भले ही कर दी हो पूरी, इट इज अ मैटर ऑफ वेवर। तो कई लोग पूछते हैं सर रेसेशन और वेवर में क्या डिफरेंस है बच्चे, या दोनों पार्टीज ने अपना अपना काम छोड़ दिया, नहीं करना पूरा म्यूचुअल एग्रीमेंट से। यहाँ एक पार्टी ऑलरेडी परफॉर्म कर चुकी है बच्चों, और जो परफॉर्म कर चुकी है वो सामने वाली पार्टी को फ्री कर देती है कि जाओ मस्त रहो, मैंने जो किया कर दिया कॉन्ट्रैक्ट पूरा, तुमको अपना ऑब्लिगेशन नहीं देना है, सिंपल सी बात है, बराबर से। चलिए जी, इसमें कुछ और प्रोविजन है बच्चों, आप लोग सब जानते हो। अगर कोई भी एग्रीमेंट कल को वॉइडेबल डिक्लेयर होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी तरह का वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो 64 65 कहते हैं बच्चों रीस्टोरेशन ऑफ द बेनिफिट। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट इनमें से, लेकिन इलीगल होगा तो रीस्टोरेशन नहीं होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, आपके डाउट्स थे, इलीगल में नहीं होगा। अदरवाइज अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कल को वॉइडेबल डिक्लेयर होता है, कैंसिल होता है, एक दूसरे के बेनिफिट्स जो लिए वो वापस करो। सेम वैसे ही वॉइड एग्रीमेंट किया था, इलीगल नहीं था, सिर्फ वॉइड था, या कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, अपना वही वाला पॉइंट कि जहां मैंने आपको कुछ पैसा एडवांस दे दिया गुड्स का, और वहां पे मान लीजिए कि अब जो पर्सन गुड्स बनाने वाला था उसकी डेथ हो गई है, तो बट ऑब्वियस अब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो मैं अपना एडवांस आपसे वापस देने के बिल्कुल एलिजिबल हूँ, आपसे वापस मांगूंगा। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा पॉइंट है बच्चों 64 65 का। 66 बच्चों याद करने का पॉइंट है एकदम से, कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करना होता है तो उसका कम्युनिकेशन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे प्रपोजल का होता है, ये याद करना है बच्चों, डायरेक्ट प्रोविजन है। सिमिलरली एक बार आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और बाद में फिर उसको रिवोक करना चाह रहे हो कि नहीं 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 कॉन्ट्रैक्ट को चालू रखते हैं, तो उसका बिल भी बिल्कुल आप वैसे ही कम्युनिकेट करोगे जैसे प्रपोजल के रिवोकेशन का करते हैं। और ये वही समझ पाएगा जिसने चैप्टर नंबर 2 में ऑफर के कम्युनिकेशन का और रिवोकेशन का तरीका पढ़ा है। ऑफर कम्युनिकेट कब होता है, जब सामने वाले की नॉलेज में आ जाए, सेम है। जब आपका रिसेशन का कम्युनिकेशन सामने वाले को पता लग जाए तो समझना कि हाँ भाई कम्युनिकेशन पूरा हो गया, बराबर। सेम अगर कैंसिल करना चाहो तो सामने वाले का लेटर आए आपके पास वापस से, उससे पहले पहले रिवोक कर सकते हो। सेम कंसेप्ट बच्चों काम आएगा 66 में। 67 देखिए, if any promisee neglect or refuse to afford the promiser reasonable facility for the performance of his promise,
The promisor is executed to any non-performance cause thereby बच्चों सॉरी promisor is excused to non-performance cause मतलब एक बंदा परफॉर्म करने को तैयार है, सामने वाला उसको परफॉर्मेंस नहीं करने दे रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है, उसको फैसिलिटी नहीं दे रहा है परफॉर्म करने की, तो ये बंदा जिसको परफॉर्म करना था वो तो एक्सक्यूज हो गया बिल्कुल बच्चे, अब इसको यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं करना है, उल्टा डैमेजेस क्लेम करिए। और मजेदार बात बताता हूँ, आपका सेक्शन नंबर 67 प्रीवियस चैप्टर में बच्चों जो अपन ने पढ़ा था रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस थे उससे भी पहले, ये देखिए आपको प्रीवियस चैप्टर में लेके आता हूँ, ये जो पॉइंट था बच्चों इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल वाला, व्हेन पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट जब वो रिफ्यूज कर देती है, ठीक है, तो अदर पार्टी जो है वो भी अपनी वही 38 39 जो अपने साथ में पढ़े थे, द प्रोमिसर इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी, आप यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए तैयार थे, सामने वाले ने मना कर दिया बिल्कुल से, तो अब प्रोमिसर यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है बच्चों, यानी जब भी हम सेक्शन लगाएंगे तो 38 वाला सेक्शन भी हमारा लगेगा, बिल्कुल एक जैसे सेक्शन है, दोनों से डैमेजेस क्लेम कर सकते हो बच्चों। सर लॉ ने दो सेक्शन क्यों बनाए, क्योंकि दोनों का पार्ट थोड़ा सा अलग अलग जगह पे कवर किया है बच्चों, ये डिस्चार्ज के अंदर कवर है, वो परफॉर्मेंस के अंदर कवर है, ज्यादा कोई फर्क नहीं, लेकिन आपके पास में यहाँ राइट है कि 67 भी बिल्कुल बच्चों वही लग रहा है आपका, 38 67 एक जैसे सेक्शन साथ में लगने वाले हैं, है ना। सर एग्जाम में आया तो दोनों सेक्शन का रेफरेंस दे सकते हैं क्या, बिल्कुल आपको देना चाहिए, प्रॉमिस, नेग्लेक्ट और रिफ्यूज, कि मैंने आपको फोन लगाया कि आई एम रेडी टू परफॉर्म और आपने मुझे मना कर दिया, आपने मतलब परफॉर्म रिफ्यूज कर दिया, यही हुआ ना, आप रीजनेबल फैसिलिटी नहीं दे रहे हो, मतलब मुझे परफॉर्म ही नहीं करने दे रहे हो, तो ऐसे में अब मैं तो एक्सक्यूज हो जाऊंगा भाई, मैं नॉन परफॉर्मेंस मेरी गलती थोड़ी है, आप मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते, उल्टा मैं आप पर केस करूंगा। 38 67 बच्चों साथ में लग सकते हैं सेक्शन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आता हूं बच्चों, इम्पॉसिबिलिटी वाला, तुम सबको आता है ये, एकदम फास्ट ले लिया, इसलिए मैंने सबको पता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे जिसको कॉन्ट्रैक्ट बनाया दोनों पार्टीज को पता था ये इम्पॉसिबल है, मैंने कहा मैं ताजमहल बेचना चाहता हूँ, आपने कहा कि हम खरीदना चाहते हैं, बराबर, दोनों पार्टीज को पता है, मैं भी फेंक रहा हूँ आप भी फेंक रहे हो, बराबर, फेंका फेंकी हो रही है यहाँ पे, तो इसीलिए एब्सोल्युटली वॉइड एग्रीमेंट में जाएगा बच्चों, और कुछ भी नहीं है, बराबर। सेकेंड नंबर के ऊपर दोनों पार्टीज को पता ही नहीं, अपन ने कॉन्ट्रैक्ट किया, मेरा एक शिप आने वाला है मुंबई से, उस पे जो गुड्स आ रहे हैं आपको बेचूंगा, दोनों पार्टीज को नहीं पता बच्चों कि जो शिप आ रहा है उसके गुड्स कब के डिस्ट्रॉय हो गए, शिप डूब चुकी है, ये अपना बायलैटरल मिस्टेक के अंदर जाता है तो भी ये वॉइड है, और यहाँ अगर मानते हो बच्चों तो भी वॉइड है। सर हम क्या करें सर, हम वो लिखें कि ये लिखें कि क्या लिखें बच्चों, दोनों का रेफरेंस दो ना, आपको कौन मना कर रहा है, बराबर, लॉ है ये, कनेक्टिविटी सीख लीजिए तो सब कुछ हो जाएगा आपके लिए। तो ऐसे ऐसे पॉइंट ज्यादा नहीं है, जब तुम लोग मेरे साथ रिवाइज करोगे या खुद भी पढ़ोगे और तुमको लगे कि ये सर सिमिलर सेक्शन दिख रहे हैं, अपना अलग से कॉपी बनाओ, उसमें ऐसे ज्यादा नहीं दिखेंगे, कुछ ही ऐसे सेक्शन है जो बिल्कुल एक साथ दो दो सेक्शन लिख रहे हैं, उनको लिख दीजिए 2 पेजेस के ऊपर, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो लगाना, आपको मस्त नंबर मिलेंगे, कॉपी चाहकर एकदम खुश हो जाएगा आपसे कि भाई साहब आपको तो लॉ का अच्छा नॉलेज है। चलिए जी बच्चों, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटीज, सुपर विनिंग का मतलब सब्सिक्वेंट, ये तो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे ही थी जो आपने पढ़ी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में जो चीज हो जाए और इसी से बच्चों अपना कॉन्ट्रैक्ट बनता है वॉइड, याद आया ना, बनाते वक्त तो वैलिड था, बाद में जाके कैंसिल हो गया, और सारे पॉइंट आपको आते हैं बच्चों। सबसे पहला सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, क्या कहते हो, सब्जेक्ट मैटर ही गया, गुड़सी चले गए बच्चों, जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था वो पर्पस फेल हो गया, कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए कोचिंग चालू की थी, उसके लिए पैसा लिया, गवर्नमेंट ने एग्जाम पे ही कह दिया अब नहीं होगा, यानी अब आपका पर्पस ही नहीं रहा, वैसे लॉ में चेंज भी आ सकता है, ये पर्पस ही अगर आपका फेल हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट गया बच्चों। पर्सनल कैपेसिटी का कॉन्ट्रैक्ट था, मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट जिसने किया या सामने वाले की डेथ हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट का क्या होना है, गया। तो पर्सनल सर्विसेज पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट है बच्चों, डेथ या परमानेंट नेट कैपेसिटी हो जाएगी, ये सब कब हो रही है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में और परफॉर्मेंस करने से पहले, इनमें से कुछ भी हो रहा है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जाएगा। लॉ में चेंजेस फर्स्ट चैप्टर से बता चुका हूं बच्चों आपको, अपना प्लास्टिक वाला एग्जांपल, रूल्स चेंज हो गए, कार में आपको सेल करने वाला था, डीजल कार के ऊपर बैन लग गया, बराबर, लॉ में चेंज। और अगर हमने कोई दूसरी कंट्री के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, परफॉर्म करने से पहले दोनों कंट्रीज में वॉर स्टार्ट हो गई, तो फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे वॉइड हो जाएगा बच्चों। इन सबसे आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है डिस्चार्ज। और सबसे बढ़िया बात समझो, इसमें भी एक पार्टी दूसरी पार्टी पर केस नहीं करेगी डैमेजेस का, क्योंकि ये जो 5 पॉइंट आपने पढ़े 1 2 3 4 5, ये बियॉन्ड द कंट्रोल्स ऑफ पार्टीज है, पार्टीज के कंट्रोल में नहीं है, जानबूझकर उन्होंने नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पे भी डैमेजेस का केस
एक पार्टी दूसरी पार्टी पे नहीं करेगी, म्यूचुअल में भी नहीं करेगी, क्योंकि वहां जो किया दोनों ने मिलके किया, यहाँ जो हुआ वो नेचर की वजह से हो गया, एक्ट ऑफ गॉड है एक तरह से, सारा का सारा ध्यान रखोगे। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो सुपर इनिंग इम्पॉसिबिलिटी में नहीं आते हैं। हाँ, इनकी वजह से अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हुआ तो सामने वाली पार्टी सर डैमेजेस का केस तो आप पर करेगी। सर ये कौन से बता दीजिए, आइए देख लेते हैं। सबसे पहला, डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस। भाई मैंने आपको डीलिंग किया कि मैं आपको 10,000 शर्ट जो है वो मेरी फैक्ट्री में बना करके बेचूंगा, ठीक है। रेट पर शर्ट का हमने डिसाइड कर लिया, 540 रुपीज पर शर्ट के हिसाब से मैं शर्ट बना के आपको बेचने वाला हूँ, ये मैंने फाइनलाइज कर लिया। अब बच्चों 2 महीने बाद दिसंबर में मैं आपको डिलीवर करने वाला था, उससे पहले रॉ मटेरियल का रेट्स बढ़ गया, मेरे यहाँ पे लेबर का रेट्स बढ़ गया। क्या ये बेसिस लेकर के मैं कह सकता हूँ क्या कि भाई सॉरी इम्पॉसिबल है? जी नहीं, बिजनेस में ऐसा चलता रहता है। अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो आई हैव टू पे डैमेजेस। बच्चों ये दोनों पॉइंट एक जैसे ही दिखते हैं। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी आ गई, मेरे फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गया, मेरी गलती की वजह से हुआ होगा, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, मेरी पॉलिसी सही नहीं होगी, मुझे कहीं और से बनवा करके आपको परफॉर्म करना चाहिए था, नहीं तो आप मेरे ऊपर केस करोगे। अगेन रॉ मटेरियल का हाई प्राइस, ये इसमें भी आ रहा है बच्चों, इसमें भी आ रहा है, इवन वेजेस बढ़ गए, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ गया। ऐसा कुछ भी जो लगे कि कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी है या परफॉर्म करना डिफिकल्ट हो रहा है, वो कभी भी बहाना नहीं बनेगी। इस बेस पे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो डैमेजेस पक्का क्लेम सामने वाला करेगा, बराबर से। और बच्चों थर्ड पार्टी के परफॉर्मेंस से याद करो, अपना पुराना पॉइंट है, उसने परफॉर्म नहीं किया इसलिए मैं नहीं कर पाया। आप एक बिल्डर हो, मेरा घर बना रहे हो, दिवाली पे मेरा पूरा घर पेंट कर रहे हो, आपने अपने कारीगर लगाए जिनसे मेरा लेना देना नहीं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो आपके साथ है। अब आपने कहा सर कारीगर नहीं आए इसलिए हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, मैं तो आप पर केस करूंगा बॉस, आपको दूसरे आदमी को लाके करवाना चाहिए था, मेरा कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ है, थर्ड पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया इसलिए आपने मेरे लिए परफॉर्म नहीं किया, कोई लेना देना नहीं है, कोई एक्सक्यूज आप इसमें नहीं दे सकते, ये अपने को ध्यान में रखना ही चाहिए, बराबर। तो बच्चे लोगों फिर से कह देता हूं, ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है, एकदम फास्ट ट्रैक रिवीजन पे हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, इसलिए 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 काफी हम लोग फास्ट चल रहे हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि एक एक बार आपने पॉइंट पढ़े हुए हैं, बस मेरे साथ में एक एक बार फटाफट फटाफट से रिवाइज कर लोगे और एग्जाम के दिनों के अंदर इसको सुनोगे, देखोगे, ऐसे सुन भी लोगे तो आपको लगेगा यस सर ये तो वही पॉइंट है जो हमने पढ़े, फटाफट से रिकॉल हो जाएंगे बच्चों। फोर्थ वाला पॉइंट सबको याद है, लैप्स ऑफ टाइम। टाइम लिमिटेशन एक्ट ने हर चीज के लिए टाइम फिक्स किया, जैसे टाइम बार डेप्थ के लिए 3 ईयर फिक्स किया, इसमें अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो आपके हाथ से गया समय, जैसे मैंने लिख भी दिया, तो बच्चों फिर कॉन्ट्रैक्ट करने के राइट्स आपको, अब केस करने के राइट्स खत्म, कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा डिस्चार्ज, कोई राइट नहीं मिलेंगे आपको यहाँ से, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला वाला तो आप जानते हो, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। पार्टीज की डेथ हो गई, डेथ बच्चों सुपर इनिंग इम्पॉसिबिलिटी में भी आ रहा है, इंसॉल्वेंट हो गया अगर कोई पर्सन, तो कॉन्ट्रैक्ट गया, मैंने आपको माल बेचा, किसी को भी बेचा भाई, और वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, 0 पैसा दे पा रहा है, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट गया। फिर बच्चों अनऑथोराइज ऑल्टरेशन अगर टर्म्स एंड कंडीशन में करते हो, याद करो मैंने आपको कहा कि मैंने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको लिख के दिया, मैंने आपको कहा था आप मुझे पेमेंट करोगे आफ्टर 3 मंथ्स, आपने उस A3 को 8 में कन्वर्ट कर दिया बच्चों, दिस इज कॉल्ड मटेरियल ऑल्टरेशन। और अगर ऐसा हुआ तो वो जो पेपर है पूरा डिस्चार्ज गया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी ये वाले बिल के लिए खत्म हो जाएगा। बच्चों मर्जर याद होना चाहिए, मर्जर में आपको इंफीरियर अमाउंट सुपीरियर अमाउंट में मर्ज होगा, छोटा अमाउंट बड़े अमाउंट के अंदर मर्ज हो जाएगा। मैं आपसे डिमांड करता हूं 10,000, ये मैं आपसे डिमांड करता हूं, आई नीड 10,000 फ्रॉम यू, बिकॉज मैंने आपको 10,000 का गुड्स दिया है, बराबर, तो यू आर माई डेटर फॉर 10,000, क्योंकि मैं आपसे मांगता हूं। सेम किसी और ट्रांजैक्शन में आपको कोई केस वेस में मेरी जरूरत पड़ गई, मैंने एज ए लॉयर आपकी मदद कर दी बराबर से, और उसमें 6,000 रुपए का मेरा फीस बनता है बच्चों बराबर से, अच्छा सॉरी उसमें उल्टा एग्जांपल ले लेते हैं अपन, 6,000 की तो उल्टा और आप मुझे ही देने वाले हो, बराबर। सपोज करिए आप लॉयर हैं और मैंने आपकी सर्विसेज ली है बच्चों, या आप कोई बिल्डर हैं और कुछ करते हो, मैंने आपकी सर्विस ली है, 6,000 रुपया आप मुझसे मांगते हो, यानी कि इसके लिए आप मेरे क्रेडिटर हो, तो मैं आपसे 10,000 डिमांड करता हूँ, आप मुझसे 6,000 डिमांड करते हो, इंफीरियर अमाउंट सुपीरियर में जाकर के मर्ज हो जाएगा, अल्टीमेटली अकाउंट्स का बैलेंस बचेगा बच्चों 4,000 रुपए का, तो 6,000 के लिए तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताइए, है ना।
तो इंफीरियर राइट जो है सुपीरियर राइट में जाके मर्ज हो जाएंगे बच्चों, और फॉर्मर वाला जो इंफीरियर वाला था, छोटा अमाउंट जो था, उसका कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म। अब हमारे बीच में 6000 का कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया ना छोटे वाले अमाउंट का। अब जो बचेगा वो 10,000 में से 6 आगे मान लेंगे 4000 का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा बच्चों। दिस कॉल ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो सबसे पहला परफॉर्मेंस से कर दीजिए, सेकेंड नंबर म्यूचुअल एग्रीमेंट से कर दीजिए, तीसरा इम्पॉसिबिलिटी से अपने आप हो जाएगा, चौथा ऑपरेशन ऑफ लॉ में अगर टाइम लिमिट ध्यान में नहीं रखी तो भी कॉन्ट्रैक्ट गया, और ऑपरेशन ऑफ लॉ में डेथ है, इंसॉल्वेंसी है, अनऑथोराइज ऑल्टरेशन कर लिया डॉक्यूमेंट में, या फिर मर्जर से हो जाएगा। और बच्चों आखिरी पॉइंट पे पहुंच गए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिस पर आपका अगला चैप्टर भी बेस है बच्चों। यही वो टॉपिक है जिसमें आपको डैमेजेस का केस करने का राइट मिलता है, रेमेडीज इसी में मिलती है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, या मिलेगी यहाँ पे। ये जो अपन ने पढ़ा था जो केसेस सुपरवीनिंग में नहीं है, जहां आप सामने वाले पे केस फाइल करोगे। और बच्चों केस फाइल कैसे होगा, क्या होगा, देखो मेरे साथ में। सबसे पहले एक्चुअल ब्रीच किसको कहते हैं? फेल्स और रिफ्यूज टू परफॉर्म बाय एनी पार्टी एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। बच्चों समझिएगा, टाइम ऑफ परफॉर्मेंस बराबर आज 14 है, वैसे अब 14 की जगह पे मेरी उसमें 15 तारीख हो चुकी है, बराबर से 15 को हमने बच्चों एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि 21 को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे। और अगर आपने एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि 21 को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, इट इज कॉल्ड एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बराबर। सर एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है? बच्चों अगर 15 को कॉन्ट्रैक्ट किया, 21 को करने वाले हैं, मेन डेट से पहले आपने 16 को, 17 को, 18 को, 19 को, 20 को, इनमें से किसी भी डेट पे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, तो इट इज अ मैटर ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये वर्ड से भी कर सकते हो, डायरेक्ट फोन लगा के बोल दो भाई साहब तोड़ रहा हूँ। कंडक्ट ऑफ पार्टीज, जो गुड्स मुझे सेल करने वाले थे वो किसी और को सेल कर दिए, तो मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, बराबर से। अब बच्चों एक्चुअल ब्रीच जब हो जाए 21 को, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होगा, सामने वाली पार्टी को लॉ बहुत सारी रेमेडीज देगा, जो आपका अगला चैप्टर है रेमेडीज। सबसे कॉमन बात करूं तो आप डैमेजेस का केस करोगे। एंटीसिमेट्री में क्या करना है, यानी कि 15 को हमने डिसाइड किया कि 21 को परफॉर्म करेंगे, 19 तारीख को 19 को मैं रिफ्यूज कर देता हूं कि मैं तो परफॉर्म नहीं करने वाला, तो अब आप मेरा क्या बिगाड़ोगे, क्या कर दोगे? आप भी उसी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दोगे। उसी वक्त आपके पास में राइट है, एक पार्टी ने दूसरे को प्रिवेंट किया है, अगेन आपके पुराने सेक्शंस बराबर, और सामने वाली पार्टी पे यानी आप मेरे ऊपर डैमेजेस का केस कर दोगे, बराबर। उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो। दूसरा तरीका, अभी एक चांस मुझे और दे दो, स्टिल ऑपरेटिव रख लो कॉन्ट्रैक्ट को। आपको लगेगा 2 दिन की तो बात है, 21 तारीख तक वेट कर लेते हैं, आप मुझे तब तक 2 दिन में समझा दोगे कि अरे यार कॉन्ट्रैक्ट कर लो भाई, परफॉर्म कर लेते हैं जब कर ही लिया है तो स्टिल ऑपरेटिव। और वेट टिल डेट बच्चों, वेट टिल डेट, मेन परफॉर्मेंस की डेट तक का वेट कर लीजिए। और अगर तब भी परफॉर्म नहीं होता है तो फिर आप अगली पार्टी को रिस्पॉन्सिबल करिए और डैमेजेस का केस ठोक दीजिए। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट की डेट पे ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़े, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर इसमें क्या करना है? केस करना तो करो, मत करो आपकी मर्जी है। सर एंटीसिपेटरी में क्या होता है? बेटा कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन परफॉर्म होने वाला है उससे पहले तोड़ दिया, अब क्या करें? या तो उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट आप भी मान लो टूट गया और केस कर दो, नहीं तो मेन डेट तक की वेट कर लो। उसमें 2 बातें होंगी, कॉन्ट्रैक्ट चालू रहेगा, 2 बातें होंगी। अगर परफॉर्म कर दिया मैंने तो बहुत अच्छी बात है, बल्ले बल्ले मजे आ गए। नहीं परफॉर्म किया तो केस करने का राइट तो तुमको तब भी मिल ही रहा है ना, कहाँ दिक्कत है? ये आपको ध्यान रखना चाहिए बच्चों। यहाँ आकर के अपना फास्ट ट्रैक के अंदर चैप्टर नंबर 8 भी हो जाएगा एकदम कंप्लीट। मैंने इसको पूरा चार्ट फॉर्म में चेंज कर दिया था ताकि आप लोग बहुत आराम से समझ पाए कि मैं यहाँ पे आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो बच्चे लोगों, ये हमारे 2 चैप्टर्स यहाँ पे आकर के खत्म हो गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट ट्रैक पे हमारे पास 2 ही चैप्टर बचते हैं, बराबर। एक हमारे पास बचता है रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और एक हमारे पास बचेगा बच्चों क्वासी और कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट, जो नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास में आ जाएगा। आप लोगों का काम क्या रहेगा? पूरा वीडियो अच्छे से देखना है, अच्छे से मेरे साथ रिवाइज करना है, ताकि चीजें आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हो जाए। जल्दी ही आपके साथ क्वेश्चन शेयर करूंगा, खूब सारे क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, जैसा मैंने कहा काम स्टार्ट हो चुका है। तब तक मजबूत रहिए, अपने आप को मोटिवेट करते रहिए और बस पढ़ाई करते रहिए, बने रहिए मेरे साथ में। थैंक्स लॉट बच्चों, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, फिर मुलाकात होती है। शब्बा खैर।